हमारी मार्केट्स आज 1.5% गिरी है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है। जो असली तस्वीर है इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ये भी समझ में आए कि कैसे जो अभी मार्केट के अंदर इतना पैनिक मचा हुआ है और खराब जो हालात हुए हैं वो सेंटिमेंट के कारण ज़्यादा खराब हुए हैं। फंडामेंटली इतना खराब हालात हमारे इकोनॉमी के नहीं है जिस तरीके से स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से ही स्टार्ट करेंगे और ग्लोबल मार्केट में भी हम यूएस के मार्केट से स्टार्ट करेंगे। तो दो अपडेट सबसे पहले यूएस से ही आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूएस से अपडेट आ रही है कि जो टैरिफ कल अनाउंस हुआ था, तो टैरिफ के अंदर में जो बोर्ड ट्रम्प साहब ने दिखा था उसके अंदर इंडिया के सामने 26 लिखा हुआ था, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था वहां पे 27% लिखा हुआ था। तो सारे लोगों ने 27% मान लिया क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। बाद में इसको क्लैरिफाई किया गया कि 27% नहीं 26% ही टैरिफ इंडिया पे लगाया गया। पहला तो ये चीज होगी। दूसरा अपडेट ये है जो कि ज्यादा बुरा क्या, थोड़ा अच्छा नहीं है खबर, कि फार्मा को लेके हम लोग बहुत खुश थे कि कम से कम फार्मा पे तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है, और मतलब टैरिफ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कल वैसा हुआ भी, फार्मा को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, सेमीकंडक्टर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया टैरिफ से। लेकिन वही चीज मैंने बोली थी ना कि 2 अप्रैल को सब कुछ हो ही जाए, ये ठीक नहीं है। ये ट्रम्प है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के डेट में ट्रम्प ने अनाउंसमेंट की कि जल्दी ही कमिंग सून है फार्मा एंड चिप्स पे टैरिफ। फार्मा पे भी लगेगा टैरिफ, चिप्स पे भी टैरिफ लगेंगे, और इसको रिव्यू किया जा रहा है। और इसी कारण हमारा जो आज फार्मा इंडेक्स है जो कल 4% ऊपर दिख रहा था हमें, वो आज 4% नीचे दिखा है। इनके अंदर मैं कमेंट्स देख रहा था अपने कई लोग कह रहे थे कि फार्मा क्यों इतना गिर गया, फार्मा क्यों इतना गिर गया। तो भाई इसीलिए क्योंकि अनाउंसमेंट कर दी ट्रम्प साहब ने कि फार्मा पे भी टैरिफ लगेगा, और दवाइयां काफी भेजता है जो हमारा देश है वो यहाँ से अमेरिका, तो इसलिए बिजनेसेस थोड़ा बहुत अफेक्ट होंगे। अब किस तरीके का टैरिफ लगता है, कितना लगता है, अब ऐसे बात है फार्मा पे कम लगना चाहिए, तभी उसको अलग से रिव्यू किया जा रहा है। बट जब आएंगी चीजें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यूएस मार्केट के बारे में हमने सुबह में बात की थी, भयंकर वहां पे गिरावट हुई। वहां पे इंडेक्सेस लगभग 5-6% गिरे हुए थे। नैस्डैक 100 6%, S&P 500 5%, और डाउ जोन्स लगभग फ्यूचर्स में भी 2.5-3% के पास गिरा हुआ है। तो जैसा यहाँ पे मार्केट फर्दर दिख रहा है, अगला जो ट्रेडिंग सेशन होगा वहां पे भी अमेरिकन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, ऐसा हिंट डाउ जोन्स दे रहा है। इसके साथ साथ अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो वहां पे गिरावट रुकने को तैयार नहीं है। FTSE को देख लो 3.5% गिरे हुए हैं, CSE को देख लो 4.25% गिरे हुए हैं, डैक्स तो 4.5% गिरा हुआ है। तो मेन जो यूरोपियन ये एक्सचेंजेस हैं, मतलब इंडेक्सेस हैं, वो काफी गिरे हुए हैं, 3.5-4% के आसपास गिरे पड़े हैं। तो अच्छा खासा पैनिक उधर भी यूरोप के अंदर भी मचा हुआ है। काफी सारे यूरोप की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई है कि हाँ हमारी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है या करने वाली थी, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने उधर से अनाउंसमेंट किया कि अभी के लिए यूएस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उसको पॉज कर दिया जाए, आगे फर्दर बातचीत करके अगर कुछ होता है तो फिर आगे डिसाइड किया जाएगा। अभी के लिए यूएस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट जाने वाली थी यूरोप की तरफ से या चाइना की तरफ से, सबको मतलब दोनों यूरोपियन यूनियन और इधर चाइनीज दोनों ने रोक दिया अभी के लिए। नेक्स्ट हम एशियन मार्केट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो एशियन मार्केट्स के अंदर में हमारा निफ्टी 50 हमें पता है गिरा है 1.5%, लेकिन बाकी कंट्रीज, एक साउथ कोरिया बस हमारे निफ्टी से कम गिरा है 0.86%। तो पिछले कुछ टाइम में बहुत गिरावट हुई है साउथ कोरिया के अंदर, नहीं तो इसके अलावा थाईलैंड 3.25% गिरा पड़ा है, जो स्ट्रेट टाइम्स है सिंगापुर है वो 3% गिरा पड़ा है, जापान है वो भी लगभग 2.25% गिरा पड़ा है। तो प्रेजेंट ट्रेडिंग सेशन, जो लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन है, वहां पे यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर हर जगह पे काफी अच्छी गिरावट हुई है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एशिया पूरा का पूरा बच गया था, बिल्कुल गिरावट नहीं हुई थी। अब दोस्तों डीप डाइव करते हैं हम अपने इंडियन मार्केट्स के परफॉर्मेंस के अंदर। हम अपने मार्केट के परफॉर्मेंस को जब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी अंदर की पिक्चर, अंदर का गेम यहाँ पे समझ में आता है। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो असली दर्द यहाँ पे दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 हमने देख लिया 1.5% गिरा है। निफ्टी 100 जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स होता है 1.68% गिरा है। जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का
बेंचमार्क इंडेक्स होता है, निफ्टी मिड कैप 150 2.93% गिरा है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 3.30% गिरा है, लगभग 3.5% को टच कर जाता है। ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का इंडेक्स फंड होता है। और जो माइक्रो कैप इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप 250 वो 3.64 लगभग 4.5% टच कर रही थी आज के डेट में। तो काफी गिरावट मिड स्मॉल माइक्रो इवन लार्ज में भी हुई है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा है वो बताता हूं। अगर हम थोड़ा सा इसको सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि किस सेक्टर में कितनी गिरावट हुई है, तो आप देखो कितना भयंकर ये गिरावट दिखता है। निफ्टी ऑटो के अंदर 0.3% की गिरावट हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट फ्लैट ही मान सकते हैं। एफएमसीजी ऑलमोस्ट फ्लैट है। आईटी के अंदर 3.5% की गिरावट हुई है। मीडिया के अंदर 3% की गिरावट हुई है। मेटल इंडेक्स 6.5% गिरा है। फार्मा 4%, पीएसयू बैंक 2.5%, प्राइवेट बैंक फ्लैट है। देन रियलिटी भी 3.5% से ज्यादा गिरी है। हेल्थ केयर इंडेक्स 3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.3%, ऑयल एंड गैस 0.4%, हेल्थ केयर मिड स्मॉल सेगमेंट का 0.3%, 1.5% से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर सेक्टर वाइज देखोगे तो लगभग ही हर सेक्टर 3% से ज्यादा गिरा पड़ा है। लगभग हर सेक्टर 3% से ज्यादा, मेटल तो 6.5% तक गिरा हुआ है। तो असल में ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है और ये जो गिरावट है ये सेंटीमेंट की गिरावट है। सेंटीमेंट की गिरावट है क्योंकि फंडामेंटल्स तो इंप्रूव होते जा रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। आखिर असली पिक्चर निफ्टी 50 क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्योंकि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ऐसा तो है नहीं कि उसमें सारे सेक्टर्स बराबर मात्रा में मिलाकर स्टॉक्स डाले गए हैं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो डाला नहीं गया। वहां पे तो जो बड़ी कंपनीज है वो खुद इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसे में जैसे हमने देखा कि जो एफएमसीजी सेक्टर है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है और या तो फ्लैट कह सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है या बैंक सेक्टर है वो फ्लैट है। और निफ्टी 50 के अंदर एफएमसीजी और बैंक को मिला दोगे तो बहुत ज्यादा हिस्सा जो ओवरऑल निफ्टी 50 का वैल्यूएशन है, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा उस पर मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री कब्जा करके बैठी हुई है। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा कोटक बैंक हो जाता है, एक्सिस बैंक हो जाता है, बजाज फाइनेंस हो जाता है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर बहुत सारा जो हिस्सेदारी है मार्केट वैल्यूएशन का निफ्टी 50 का वो इसी का है। तो ब्रॉडर मार्केट में अगर ज्यादा गिरावट होती भी है और अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा गिरावट नहीं होता है, एफएमसीजी में ज्यादा गिरावट नहीं होता है, तो वहां पे निफ्टी 50 हमारा कम गिरता है। और यही रीजन है, अगर सेक्टर सारे बराबर होते या जिस तरीके की गिरावट बाकी सेक्टर्स में हुई है अगर उसी तरीके की गिरावट बैंकिंग सेक्टर में भी हो जाती तो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो मिनिमम 3 से 3.5% क्रैश करता आज। लेकिन सिर्फ एक बैंकिंग इंडेक्स ने और एफएमसीजी इंडेक्स ने मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उन्होंने निफ्टी 50 को आज बचाया है, जिससे वो 1.5% पे रुकी है। और इसीलिए मैंने आपको सेक्टोरल गिरावट बताया कि सारे सेक्टर में क्या गिरावट हो रही है। अब क्यों मैंने कहा कि ये जो गिरावट है वो सेंटीमेंट की गिरावट ज्यादा है, फंडामेंटल गिरावट कम। सबसे पहले जो हमारे इकोनॉमी की कमर तोड़ती है उसी की बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की। कहाँ क्रूड ऑयल मतलब जो बेंट क्रूड है वो 75 से ऊपर जाने के लिए तैयार था, $75। अभी वो $66 पे गिर गिर के आ चुका है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। क्रूड ऑयल का प्राइस भी आज भी 6% गिरा, ये भी 73 के ऊपर जाने के लिए तैयार था, जो कि अभी गिर के 62 पे आ चुका है। डॉलर भी गोल्ड भी आज थोड़ा गिरा हुआ दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा गोल्ड के अंदर गिरावट नहीं, वो 3100 के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। आज भी 6% गिरा है, पीछे भी 1-2% गिरा था, उससे पीछे भी 6% गिरा था। तो लगभग $10 के आसपास की गिरावट क्रूड ऑयल में हुई है, दोनों ब्रेंट क्रूड में भी। और $10 बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर इतने पे भी लाइक ये जो 60-62 चल रहा है, इतने पे भी क्रूड ऑयल रहे तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये काफी ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूजफुल हो जाता है और मतलब बहुत ही यूज होता है क्रूड ऑयल का।
इंडस्ट्री के अंदर भी, और क्रूड ऑयल के महंगे और कम होने से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ती घटती है। अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी क्रूड ऑयल को खरीदने पे डिपेंडेंट होता है, अगर हमारे ही देश में निकले तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ता है तो क्रूड ऑयल का सस्ता महंगा होना बहुत बहुत मैटर करता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो क्रूड ऑयल गिर रहा है लगातार, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, जो डॉलर इंडेक्स है, जो 104 से नीचे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, अभी 101 पे चला गया था, $101 पे चला गया था, अभी ये बढ़ के 102.1 के पास है। तो ऑलमोस्ट 101 102 पे ऊपर नीचे कर रहा है, तो 104 से काफी नीचे आया है। ये डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है। डॉलर इंडेक्स की वैल्यू का नीचे आना जरूरी, मतलब अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, समझ लो सीधा। डॉलर इंडेक्स का नीचे क्यों आ रहा है ये? क्योंकि जापानीज येन की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की करेंसी के बारे में बात करते हैं, यूरो की बात करते हैं, सब के अगेंस्ट में डॉलर डिप्रिसिएट हो रहा है। उन करेंसीज की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में बढ़ रही है। अभी हमने पीछे देखा, एक हफ्ते की सबसे बड़ी गेन पिछले 7 सालों की, एक हफ्ते या एक महीने की सबसे बड़ी गेन पिछले 7 सालों की रुपी ने की थी डॉलर के अगेंस्ट में। तो अदर करेंसीज जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रहे हैं और रुपी भी स्ट्रांग हुआ है। अभी भी अगर बात करते हैं तो रुपी हमारा 85.23 पे है, जो कि काफी टाइम से 87 से नीचे है, तो 85.5 के पास घूम रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। अभी 85.23 के पास आ चुका है। तो 0.25 के आसपास की, 25% के आसपास की अच्छी खासी गिरावट हुई है। मतलब हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ है। हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ है तो हमारी इकोनॉमी के लिए फायदे की चीज है, अच्छी चीज है। इसके बाद यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है, यूएस का 10 ईयर यील्ड जो 4.5 से ऊपर जाने के लिए तैयार था, वो अभी गिर गिर के 3.89 पे आ चुके हैं। लगातार बॉन्ड यील्ड, ट्रेजरी यील्ड के अंदर में गिरावट हो रही है यूएस के अंदर। एंड वहां पे बॉन्ड यील्ड गिरेगा तो वहां से जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा निकाल कर, मतलब मेरा मानना है और ऐसा ही होता ही है कि जब बॉन्ड यील्ड गिरता है तो वहां से पैसा निकलता है और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जाता है, अदर मार्केट्स के अंदर जाता है। तो ऐसे में ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए फायदे की चीज है। और लगातार इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं कि सेंटिमेंट के कारण मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, हमारे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा, लेकिन अंदर अंदर से धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी लेवल पे हम बात करें और जो अदर चीजें हो रही है वो धीरे धीरे करके हमारी कंपनीज के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा काम कर सकती है। भले ही इन चीजों का रिजल्ट दिखने में 1-2 क्वार्टर लग जाए स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन ये चीजें अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। और इसीलिए मैंने बोला कि फंडामेंटली हमारे लिए अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन सेंटिमेंटली मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। हमसे ज्यादा टैरिफ हमारे जो अदर लाइक जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, चाइना पे तो सबसे ज्यादा लगा है टैरिफ। तो हम तो ऐसे भी जो हमारी पोजीशन है वो काफी अच्छी है इन सब के बीच में। तो यही चीजें हैं और यही आज की अपडेट थी। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर कर लेना, पूछ लेना कोई भी क्वेरी हो।